नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्पाद शुल्क विभाग मंत्री और बागलकोट जिला प्रभारी माननीय आरबी दीमापुर का रंग मंदिर में सम्मान कार्यक्रम। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस को 12 अधिकारियों से 49.85 करोड़ रुपए का डीए मिला। भाजपा शासन के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच होगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में जारी आदेश पर बोले जितिन राम मांझी, कहा कुछ भी गलत नहीं। एलजी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, संजय सिंह बोले ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर को पहली बार दौरे पर पहुंचे उत्पाद शुल्क विभाग मंत्री और बागलकोट जिला प्रभारी माननीय आरबी दीमापुर व मादिगा समाज के अधिक लोकप्रिय नेता रहने से मादिगा समाज द्वारा उनके आगमन पर बीदर शहर के रंग मंदिर में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, विजय कुमार कड़ियाल, चंद्रिकांत पिलगांव, राजू कड़ियाल, फर्नांडिस पिलगांव, बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष संजय जागीरदार, रोहिदास घोड़े और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर में विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों के 60 ठिकानों पर छापेमारी कर 50.85 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति डीए बरामद की। पिछले 9 दिनों में यह दूसरी ऐसी बड़ी छापेमारी है। 11 जुलाई को लोकायुक्त पुलिस ने 11 अधिकारियों के 56 ठिकानों पर छापेमारी कर 45.14 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया था। बेंगलुरु में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के डिप्टी कंट्रोलर अतहर अली ने कथित तौर पर अधिकारियों को अपने घर पर छापा मारते देख आभूषणों से भरा बैग पड़ोस की एक इमारत में फेंक दिया। बाद में लोकायुक्त पुलिस ने सभी आभूषण बरामद कर लिए। मैसूर में जिला श्रम अधिकारी चेतन कुमार के पास 58 लाख रुपए नकद मिले। 12 अधिकारियों में अतहर पहले स्थान पर है, जिनके पास कथित तौर पर 8.63 करोड़ रुपए का डीए है। उनके पास 5.82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें 4 साइट्स और 3 घर शामिल है। उनकी चल संपत्ति 2.81 करोड़ रुपए की है, जिसमें 25.18 लाख रुपए नकद और 2.08 करोड़ रुपए के आभूषण शामिल है। बेंगलुरु में उद्योग और वाणिज्य विभाग के इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम में चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत अतिरिक्त निदेशक सिटी मधु कुमार के पास कथित तौर पर 7.41 करोड़ रुपए का डीए है। इसमें 2.47 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें 3 घर, 6 एकड़ 30 कुंटा कृषि भूमि और एक फार्म हाउस शामिल है। उनकी चल संपत्ति 4.94 करोड़ रुपए है और जिसमें 88 लाख रुपए के गहने और 68 लाख रुपए की बचत शामिल है। बेंगलुरु में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के भूमि अधिग्रहण कार्यालय में प्रथम श्रेणी सहायक बीवी राजा 5.51 करोड़ रुपए के डीए के रिपीट 5.51 करोड़ रुपए के डीए के साथ तीसरे स्थान पर है। उनके पास 4.04 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 1 साइट और 6 घर शामिल है। उनकी चल संपत्ति 1.47 करोड़ रुपए है, जिसमें 40 लाख रुपए के गहने शामिल है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विपक्षी भाजपा और जेडीएस विधायकों द्वारा उन्हें घेरने की कोशिश के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आक्रामक रुख अपनाते हुए घोषणा की
कि उनकी सरकार भाजपा शासन के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच कराएगी और इसमें शामिल लोगों को जेल भेजेगी। विधानसभा में विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा, उन्हें समझना चाहिए हम ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय या बीजेपी से नहीं डरते। सीएम ने बीजेपी पर ईडी को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि उसके विधायक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के निर्देश पर सरकार के खिलाफ आरोप लगाया। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने एसटी निगम में घोटाले की बात स्वीकार की और कहा कि उनकी सरकार ने सभी बोर्डों और निगमों को जारी धन के लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। शहर और राज्य के अन्य भागों में कई उपभोक्ता जून से सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें बिजली के बिल उनके नियमित मासिक बिल से अधिक मिल रहे हैं। बिजली आपूर्ति कंपनियों की ओर से ये अतिरिक्त सुरक्षा जमा एएसटी बिल ज्यादा बिजली खपत के लिए है। एएसडी 250-2500 रुपए के बीच है। इससे भी बदतर बात यह है कि उपभोक्ताओं को 7 दिनों के भीतर नजदीकी बिजली आपूर्ति कंपनी के दफ्तर में नकद में बिल का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बेंगलुरु के निवासी विभाग के उन्होंने कहा कि हमें अब तक ऐसा बिल नहीं मिला था, यह पहली बार है। हमारे पास इसे चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बिजली आपूर्ति काट दी जाए। बेस्कॉम में हमें यह समझाने वाला कोई नहीं था। गृह ज्योति योजना के तहत शून्य बिल पाने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली मीटर बिल के साथ एएसडी बिल मिले हैं। ऐसे अधिकांश उपभोक्ता बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेस्कॉम की सीमा के अंतर्गत आते हैं। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। इस वर्ष कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों को अपने नाम का प्लेट बाहर लगाना होगा। इस पर अब केंद्रीय मंत्री का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा जारी विवादास्पद निर्देश में कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों और फल विक्रेताओं को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस आदेश का समर्थन ऐसे समय किया है जब एक दिन पहले ही भाजपा के सहयोगी दलों जैसे कि रालोद, आरएलडी, जदयू और लोजपा रामविलास ने इसका विरोध किया था। विपक्षी दलों ने भी इस आदेश की आलोचना की है और मांग की है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इसे वापस ले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अन्य पार्टियों के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इस तरह के आदेश में कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर कारोबार से जुड़े लोगों से कहा जाए कि वे अपना नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करें तो इसमें क्या बुराई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने आगे कहा कि इस निर्देश को धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहा था कि जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस मामले पर तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। इस बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में अरविंद केजरीवाल के गिरते वजन को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव से पत्र में चिंता व्यक्त की है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे। मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के सामने आने के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एलजी के पत्र को शेयर करते हुए लिखा, ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब, क्या कोई आदमी खुद की
रात में शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसी लेटर नहीं लिखनी चाहिए। ईश्वर न करे कभी आपके साथ ऐसा समय आए। बता दें कि एलजी ने मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में चिंता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना व कांधला रोड पर स्थित आम के बाग में बने नलकूप के हौज में युवक का शव पड़ा मिलने से कस्बे और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की शिनाख्त कस्बे के मोहल्ला दरबार खुर्द रेतेवाला निवासी 40 वर्षीय मोमिन के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के कैराना कोतवाली पुलिस को कस्बे के कांधला रोड पर स्थित आम के बाग में नलकूप के हौज में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह कासाना पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे तथा मामले की जानकारी जुटाई। बाद में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास से साक्ष्य एकत्र किए। मामले की सूचना मिलने पर सीओ सिटी श्याम सिंह भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तथा भागस्वामी से पूरे मामले की जानकारी हासिल की। शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। सर, कांधला कैराना रोड पर एक डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, वहाँ पर कांधला कैराना रोड पर जो है जर्रार हुसैन सनाब सरदार हुसैन का एक बागीचा है, उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है। उस ट्यूबवेल में मेन रोड से ये करीब 400 मीटर अंदर बना हुआ था। इसके पीछे उनकी नाद है, हौद है जिसमें पानी गिरता है। उसमें आज दोपहर में एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी पाई गई है। उसको जाकर के देखा गया था जो है, तो उसमें नहाने के लिए ऐसा प्रतीत होता है, नहाने के लिए गया और नशे में था, उसमें गिर गया। इस कारण उसकी जो है दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो है तत्समय तो उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन वर्तमान समय में उसके प्रयास करने पर उसकी शिनाख्त हो गई है। वो भी कैराना थाना क्षेत्र के रहने वाला है। इसका नाम मोमिन है। बाकी इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जैसी की कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के झांसी सदर तहसील बना जंग का मैदान। महिला और बेटे को जमकर की मार पिटाई। झांसी नई तहसील में दबंगों ने मुकदमे की पैरवी करने तहसीलदार की न्यायालय पहुंची महिला और बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। प्रशासनिक अधिकारी के चैम्बर के बाहर योगी सरकार के नारी सुरक्षा सम्मान की खुलेआम उड़ी धज्जियां। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। यूपी उन्नाव से खबर है, यहां आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ट्रांसगंगा सिटी में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम समर्पित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां डीएम गैरांग राठी और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने उन्हें रुद्राक्ष का पेड़ भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्रांसगंगा सिटी परिसर में 2 हरिशंकरी 2 नवग्रह वाटिका में मां के नाम पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक पंकज गुप्ता, श्रीकांत कटियार, ब्रजेश रावत, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, प्रमुख सचिव उद्यान एवं रमेश बीएल मीना, डीएम गौरांग राठी, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा, एसडीएम हिमांशु गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। वहां मौजूद लोगों से हर एक को एक पौधा लगाने का आग्रह भी किया गया, जिसके बाद लोगों ने पौधारोपण भी किया। वहीं मन से बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर मां जीवित है तो 4 पौधे लगाएं और उन्हें संरक्षित करने का काम भी करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मां स्वर्ग में है तो उनके नाम का पौधारोपण करें और उसे संरक्षित करने का काम करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पेड़ के पास मां का नाम लिखे, उसके पास मां का चित्र लगाए और उसका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाना है और उसे बचाना भी जरूरी है। वृक्ष धरा की संपदा है, वृक्ष बचेंगे तो हमारी धरा का श्रृंगार होगा, धरती मां का श्रृंगार होगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मन से बोलते हुए कहा कि कानपुर से उन्नाव को जोड़ने के लिए नए पुल का प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द ही नया पुल बनेगा। आदर्श निगम की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू और भयंकर हिंसा के बीच 778 भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं। अभी कई हजार छात्र भारतीय विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। बता दें कि बांग्लादेश हिंसा में 105 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री हसीना ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और ढाका स्थित दूतावास स्वदेशी छात्रों की वापसी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। अब तक 778 भारतीय छात्र विभिन्न भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारत लौट आए हैं। इसके अलावा लगभग 200 छात्र ढाका और चटगांव हवाई अड्डों के माध्यम से नियमित उड़ान सेवाओं द्वारा घर लौट आए हैं। ढाका में भारतीय उच्चायोग और हमारे सहायक उच्च योग बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में हैं। उनकी वापसी के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही उन्हें सभी तरह की आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर रताड़ा। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पाक पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भारत ने कहा है कि कुछ देश आतंकवाद को शासकीय नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों से बचा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में उप स्थायी प्रतिनिधि एवं प्रभारी राजदूत आर रविंद्र ने कहा, आप इस बात से सहमत होंगे कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करते हैं तो आतंकवाद सबसे गंभीर खतरों में से एक है। उन्होंने कहा, इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। रविंद्र ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, सीएसटीओ, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, सीआईएस, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ विषय पर अपने विचार रखते हुए यह बात कही। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। उत्पाद शुल्क विभाग मंत्री और बागलकोट जिला प्रभारी माननीय आरबी दीमापुर का रंग मंदिर में सम्मान कार्यक्रम। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस को 12 अधिकारियों से 50.85 करोड़ रुपए का डीए मिला। भाजपा शासन के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच होगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में जारी आदेश पर बोले जितिन राम मांझी, कहा कुछ भी गलत नहीं। एलजी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, संजय सिंह बोले ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो। केबी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केबी न्यूज 24/7। धन्यवाद।